बच्चों भूगोल में आज हम लोग पढ़ेंगे विनिर्माण उद्योग। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। कृषि उत्पादकों जैसे गेहूं, धान आदि को हमारे उपयोग करने से पहले आटा चावल के रूप में तैयार किया जाता है। लेकिन रोटी और चावल के अतिरिक्त हमें कपड़ों, पुस्तकों, पंखों, कारों और दवाइयों आदि की भी आवश्यकता होती है, जिनका निर्माण विविध प्रकार के उद्योगों में होता है। आधुनिक समय में जो अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, वे उद्योग धंधे एक बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजाना रोजगार प्रदान करते हैं और कुल राष्ट्रीय संपत्ति आय में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उद्योगों के प्रकार। उद्योगों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। आकार, पूंजी निवेश और श्रम शक्ति के आधार पर उद्योगों को वृहत उद्योग, मध्यम उद्योग और लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को सार्वजनिक सेक्टर, व्यक्तिगत सेक्टर, मिश्रित और सहकारी सेक्टर में विभक्त किया जाता है। सार्वजनिक सेक्टर उद्योग सरकार के द्वारा नियंत्रित कंपनियां या निगम होती हैं, जिस पर सरकार का ही अधिकार होता है, जिसके लाभ और हानि में सरकार को ही उठाना पड़ता है। लाभ होता है तो भी सरकार को फायदा होता है, हानि होती है तो सरकार को ही हानि होती है। जो सरकार द्वारा निधि एवं सार्वजनिक सेक्टर में सामान्य, सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे आते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण उनके उत्पादों के उपयोग के आधार पर भी किया जाता है, जैसे मूल पदार्थ उद्योग, पूंजीगत पदार्थ उद्योग और मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग, उपभोक्ता पदार्थ उद्योग। अब उद्योगों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आधार पर कि किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है उद्योगों में, इस आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया। इसके अनुसार वर्गीकरण इस प्रकार है: कृषि पर आधारित उद्योग, वन पर आधारित उद्योग और खनिज पर आधारित उद्योग। उद्योगों द्वारा निर्मित कच्चे माल पर आधारित उद्योग। उद्योगों का दूसरा प्रचलित वर्गीकरण निर्मित उत्पादकों की प्रकृति पर आधारित है। इस प्रकार 8 प्रकार के उद्योग माने गए हैं: धातु कर्म उद्योग, यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग, रासायनिक और संबद्ध उद्योग, वस्त्र उद्योग, खाद्य उद्योग, संसाधन उद्योग, विद्युत उत्पादन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, संचार उद्योग। आप कभी कभी स्वतंत्र उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? क्या उसका संबंध कच्चे माल से है अथवा नहीं? आगे हम ध्यान देते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं उद्योगों की स्थिति पर। क्या आप पूर्वी और दक्षिणी भारत में लोहा इस्पात उद्योग की स्थिति के कारणों का अनुमान लगा सकते हैं कि किस जगह पर लोहा इस्पात उद्योग स्थित है और वहीं पर वो क्यों स्थित है, कहीं और क्यों नहीं स्थापित किया गया है? तो ये सारी बातें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में कोई भी लोहा इस्पात उद्योग क्यों नहीं स्थापित है ना? उद्योगों की स्थिति कई कारणों से होती है, जैसे कच्चा माल की उपलब्धता, ठीक, बाजार जहाँ पर बने हुए सामान की बिक्री हो सके, पूंजी, यातायात और श्रम आदि के द्वारा प्रभावित होते हैं। किसी भी उद्योग की स्थापना जब करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इन कारकों का सापेक्षिक महत्व समय और स्थान के साथ बदल जाता है। कच्चे माल और उद्योग के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। आर्थिक दृष्टि से निर्माण उद्योग को उस स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहाँ उत्पादन, मूल्य और निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक वितरण करने
का मूल्य न्यूनतम हो, यानी कि जितना कम से कम उसमें खर्चा लगे उद्योग में। परिवहन मूल्य तथा एक बड़ी सीमा तक कच्चे माल और निर्मित उत्पादों की प्रकृति पर निर्भर करता है। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया हुआ है। क्या क्या किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन कच्चे मालों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला है कच्चा माल। भार ह्रास करने वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग उन प्रदेशों में स्थापित किए जाते हैं जहां ये उपलब्ध होते हैं। भारत में चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में ही क्यों स्थापित की, समझ में आ रहा है कि नहीं। चीनी का मिल अगर हमको स्थापित करना है तो ये वहीं स्थापित होता है जहाँ पर गन्ना का उत्पादन होता है। तो ऐसा क्यों होता है आप समझ पाएंगे। इसी तरह से लुगदी उद्योग, तांबा उद्योग है ना, और पिग आयरन उद्योग अपने कच्चे माल प्राप्ति के स्थानों पर ही स्थापित किए जाते हैं। लोहा इस्पात उद्योग में लोहा और कोयला दोनों ही भारी सामान होता है ना, भारी कच्चा माल है। इसीलिए लोहा इस्पात उद्योग की स्थिति के लिए अनुकूलतम स्थान कच्चा माल जहाँ प्राप्त होता है उस स्रोत के निकट ही होना चाहिए। इसी प्रकार से गन्ना या किसी भी भारी सामग्री का उद्योग वहीं होना चाहिए जहाँ पर कच्चा माल प्राप्त होता है। अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग या तो कोयला क्षेत्रों के पास के निकट अथवा लौह स्रोतों के निकट स्थापित है। तो आप देख लीजिए इसमें लेकर कोयला क्षेत्र कौन से हैं, बोकारो, दुर्गापुर आदि, और लौह क्षेत्र हैं भद्रावती, भिलाई आदि या राउरकेला। तो इन क्षेत्रों में लौह इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। दूसरा है शक्ति। किसी भी मशीन को चलाने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है। वो शक्ति क्या हो सकती है, विद्युत शक्ति भी होती है, ताप शक्ति भी होती है और परमाणु शक्ति होती है। शक्ति मशीनों के लिए गतिदायी बल प्रदान करती है और इसीलिए किसी भी उद्योग की स्थापना से पहले इसकी आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जाती है कि कहाँ से हमको मशीनों को चलाने के लिए बिजली मिलेगी, तो हमको उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। फिर भी कुछ उद्योगों जैसे एल्युमिनियम और कृत्रिम नाइट्रोजन निर्माण उद्योग की स्थापना शक्ति स्रोतों के निकट की जाती है क्योंकि ये अधिक शक्ति उपयोग करने वाले उद्योग हैं, जैसे विद्युत की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। तीसरी वस्तु है, पहला था कच्चा माल, दूसरा है शक्ति, तीसरा है बाजार। अब जिस वस्तु का भी उद्योग स्थापित हुआ है उसमें बाजार उपलब्धता सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कितना भी अच्छा बढ़िया सामान मंगा लीजिए, बना दीजिए अपने कारखाने में, लेकिन अगर उसका कोई उपयोग ही नहीं है, उसकी कोई डिमांड ही नहीं है, तो वो वस्तु बेकार है और आपका सब खर्चा, सारी मेहनत बेकार। इसलिए बाजार निर्मित उत्पादों के लिए निर्गम उपलब्ध कराती है। भारी मशीनों के औजार, भारी रसायनों की स्थापना उच्च मांग वाले क्षेत्रों के निकट की जाती है क्योंकि ये बाजार अभिमुख होते हैं। सूती वस्त्र उद्योगों की शुद्ध, जिसमें से भार ह्रास नहीं होता, कच्चे माल का उपयोग होता है और ये प्रायः बड़े नगरीय केंद्रों में स्थापित किए जाते हैं। जैसे सूती वस्त्र में जो कच्चा माल स्थापित होता है वो क्या होता है, कॉटन है। कॉटन बहुत भारी नहीं होता है, इसलिए जहाँ पर कॉटन का इस्तेमाल होता है मिलें वहाँ स्थापित की जाती है जहाँ पर सुविधा होती है, टेक्नोलॉजी होती है, बिजली होती है, बाकी सारी चीज़, मार्केट होता है। स्पेशली जहाँ मार्केट होता है वहीं पर कारखानों में सामान जब बन जाता है, कपड़े बन जाते हैं, तो मार्केट से ही वहीं से बिक्री हो जाती है। तो जैसे मुंबई है, अहमदाबाद है, सूरत आदि है, पेट्रोलियम है, परिशोधनशालाओं की स्थापना भी बाजारों के निकट ही की जाती है क्योंकि अपरिष्कृत तेल का परिवहन आसान होता है और उनसे प्राप्त कई उत्पादों का उपयोग दूसरे उपयोगों से कच्चे माल के रूप में
किया जाता है। कोयली, मथुरा, बरौनी इसके विशिष्ट उदाहरण हैं। परिशोधनशालाओं की स्थापना में पत्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पत्तन मतलब वो स्थान जहाँ से बंदरगाह, जहाँ से वस्तुओं को आसानी से जगह पर बाजार में भेजा जा सके और जहाँ से पर कच्चा माल आसानी से मंगाया जा सके। तो ऐसे स्थान जहाँ पर परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, वहाँ पर ये कारखाने स्थापित किए जाते हैं। अब ये था, यही परिवहन है। क्या आप बता सकते हैं कि मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता के अंदर और उनके चारों ओर उद्योगों के केंद्रीकरण के कारणों को जानने का प्रयास किया है। इसलिए ये ऐसा इसलिए हुआ है कि यहाँ ये प्रारंभ से ही परिवहन के मार्गों से को जोड़ने वाले बिंदु बन गए हैं। चेन्नई लाइन मतलब यहाँ पर आवागमन की सुविधा है। ये सभी जो बड़े नगर हैं सभी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं और देश के कोने कोने से भी ये जुड़े हुए हैं, जहाँ से सभी प्रकार की आवश्यक सामग्री मंगाने तथा वहाँ पर उद्योगों से बने हुए मालों को उन अलग अलग क्षेत्रों में भेजने की सुविधा होती है ना बच्चों। इसीलिए परिवहन भी एक महत्वपूर्ण कारक है किसी भी उद्योग को स्थापित करने। इसके बाद है श्रम। किसी भी उद्योग में मशीनों के साथ साथ उसमें सामान को ला देने, बाजारों तक गाड़ियों में ला देने, कारखानों तक पहुंचाने, कच्चा माल उठाने, रखने और विविध प्रकार के कार्यों को करने के लिए हमें सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता और सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। भारत में जनसंख्या अधिक होने के कारण बड़ी संख्या में सस्ते श्रमिक आसानी से मिल जाते। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक कारक किसी भी उद्योग के लिए, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरने के कारणों के विषय में सोचा है हमने कभी? ये स्थान हमारे औपनिवेशिक अतीत के द्वारा अत्यधिक प्रभावित थे। औपनिवेशीकरण के प्रारंभिक चरणों में निर्माण क्रियाओं को यूरोप के व्यापारियों के द्वारा नव प्रोत्साहन दिया गया। मतलब शुरू में जो उद्योग से रिलेटेड जो बातें थी, जैसे मुर्शिदाबाद, ढाका, भदोही में क्या बनता है, कालीन बनती है। सूरत में कपड़ा बनता है। बड़ोदरा में भी कपड़े बनते हैं, क्योंकि कोझिकोड, कोयम्बटूर, मैसूर आदि ये सब औद्योगिक सेंटर रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े कारखाने हैं, मिलें हैं, टेक्नोलॉजी है, विभिन्न प्रकार के कुशल लोग हैं, नॉलेज है, विदेशों से संपर्क है, जहाँ से जैसे ही विदेशों में कोई नई टेक्नोलॉजी होती है वो देश में आ जाती है। तो ये ऐतिहासिक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो औपनिवेशिक काल से वहाँ पर उद्योग धंधे होते रहे हैं। तीन सभी बातों से प्रभावित होकर के एक क्षेत्र बन गए हैं जहाँ पर जैसे में होड़ औपनिवेशिक शक्ति की नीतियाँ जो होती हैं, भेदमूलक नीतियों के कारण निर्माण केंद्रों में तेजी से विकास हुआ है। तो ये सब औपनिवेशिक काल से ही इन क्षेत्रों का बहुत अधिक उपयोग किया गया है। इसलिए एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भी जानना आवश्यक है किसी भी क्षेत्र में उद्योगों का विकास, उद्योग स्थापित करने के लिए। अब जब भी हम कोई उद्योग स्थापित करते हैं, उद्योगों की बात करते हैं, तो हमें ये उसके बारे में कौन सी नीति होनी चाहिए, किस नीति से क्या काम करना चाहिए, वो भी जान लेना जरूरी है। तो एक प्रामाणिक प्रजातांत्रिक देश होने के कारण भारत का उद्देश्य संतुलित प्रादेशिक विकास के साथ आर्थिक समृद्धि लाना है। भिलाई और राउरकेला में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना देश के पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों के विकास के निर्माण पर आधारित थी। वर्तमान समय में भारत सरकार पिछड़े क्षेत्रों में स्थानीय उद्योग धंधों को अनेक प्रकार से प्रोत्साहन देती है। तो ये तो थी हमारे देश में उद्योगों की स्थापना के कारण। समझे बच्चों? तो
आगे हम ये बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे उद्योग हैं जो हमारे देशों में स्थापित किए गए हैं, प्रमुख उद्योग धंधे कौन से हैं। तो आज आप लोगों मुख्य रूप से किसी भी उद्योग को स्थापित करने की मुख्य बातों को आपको पढ़ना है। तो आप इसको आप लोग पढ़िए और इसको समझिए बच्चों। आगे हम आपको अगला वीडियो भेजते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू। हाँ वहाँ से आओ, हमारा भोजन आया था।